Welcome to Agro Academy, the most credible, reliable and affordable online learning platform for agriculture aspirants. दोस्तों, ये हमारी सुंडा सीरीज की क्लास नंबर 52 है, जिसमें हम एंटोमोलॉजी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स की डिमांड पे। पूरी बुक हम जल्द ही कवर कर देंगे ताकि आप सभी रिवाइज कर पाएं। बाकी सभी क्लास एंड पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें। ये सीरीज सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। डेली इसे फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज की ये रैपिड रिवीजन क्लास काफ़ी धमाकेदार और कंसेप्चुअल होने वाली है। एक प्रोफेशनल एजुकेटर के नाते हमारा टारगेट एकदम क्लियर है कि एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के सारे डेटा को तेजी से कवर करना। सही कहा। और रूल्स एकदम सिंपल रहेंगे। हर रो को पहले इंग्लिश में पढ़ा जाएगा और फिर तुरंत उसका हिंदी में अर्थ बताया जाएगा। बिना किसी डेटा को छोड़े एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल 1 से। पहला पॉइंट है एनपीवी मोस्टली यूज्ड अगेंस्ट लेपिडोप्टेरन लार्वे। इसका मतलब एनपीवी का इस्तेमाल मुख्य रूप से लेपिडोप्टेरन लार्वे के खिलाफ होता है। लेपिडोप्टेरा वो ऑर्डर है जिसमें फसल चबाने वाले कैटरपिलर्स आते हैं। एग्जैक्टली। अगला डेटा देखते हैं। बड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स। मूंगफली में बड नेक्रोसिस थ्रिप्स द्वारा फैलता है। थ्रिप्स यहाँ बस एक टैक्सी का काम करते हैं, वायरस को फैलाने के लिए। सही पकड़ा। फिर है साइंटिफिक नेम ऑफ मेज स्टेम बोरर, चिलोपाटलस। मक्का के स्टेम बोरर का वैज्ञानिक नाम चिलोपाटलस है। इसे याद रखना आसान है क्योंकि मतलब चीलो से छीलना याद रख सकते हैं और ये तने को अंदर से छील देता है। वाओ, ये ट्रिक बढ़िया है। अच्छा, अगला फील्ड मैनेजमेंट का पॉइंट है टर्माइट कंट्रोल कैन ऑल्सो बी डन बाय इरिगेशन। दीमक का नियंत्रण सिंचाई से भी किया जा सकता है। अरे वेट, यहाँ थोड़ा ठहराव लेते हैं। अगर हम जमीन में केमिकल नहीं डाल रहे तो सिर्फ खेत में पानी भर देने से दीमक कैसे मर जाएगी? ये काफी लॉजिकल सवाल है। देखिए, दीमक जमीन के ऊपर नहीं घूमती, वो जमीन के अंदर कॉलोनीज बनाती है। एक पूरा अंडरग्राउंड शहर बनाती हैं। अच्छा, मतलब उनके अपने चेम्बर्स और सुरंगें होती हैं अंदर। हाँ बिल्कुल। तो जब खेत में हेवी इरिगेशन होती है ना, तो उन सुरंगों में पूरी तरह पानी भर जाता है। इससे ऑक्सीजन का लेवल एकदम खत्म हो जाता है। ओह, तो वो सफोकेट हो जाते हैं पानी के अंदर। सही पकड़ा। उस घुटन और मिट्टी के चेम्बर्स टूटने से उनका पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। एकदम नेचुरल कंट्रोल है। क्या बात है, बिना दवाई के सिर्फ फिजिक्स से कंट्रोल। चलिए आगे चलते हैं। चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स, माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। कीटों में मुख्य उत्सर्जन अंग माल्पिगियन नलिकाएं हैं। अगर इसे ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें ना, तो ये बिल्कुल हमारी किडनी की तरह काम करती हैं। हाँ, जैसे किडनी खून साफ करती है। एग्जैक्टली। ये ट्यूब्यूल्स उनके हेमोलिम्फ यानी खून से सारी गंदगी फिल्टर करके बाहर निकाल देती हैं। परफेक्ट एनालॉजी है। अच्छा, अगले हार्मोन पर ध्यान दीजिए। जुवेनाइल हार्मोन सिक्रीटेड बाय कॉर्पोरा अलाटा ग्लैंड। हाँ, जुवेनाइल हार्मोन कॉर्पोरा अलाटा ग्रंथि से निकलता है। इसे CA ग्लैंड भी कहते हैं। ये ना इंसेक्ट के दुनिया का पीटर पैन हार्मोन है। जब तक ये निकलता रहेगा, कीट लार्वा स्टेज में ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। सही बात है। अगला पॉइंट देखते हैं। ट्री बैंडिंग यूजफुल अगेंस्ट मैंगो मीलीबग। आम के मीलीबग के खिलाफ ट्री बैंडिंग उपयोगी है। मीलीबग जमीन से ऊपर चढ़ते हैं तो तने पर ग्रीस या चिकना बैंड लगा देते हैं, जिससे वो स्लिप हो जाते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। फिर आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। कीटों की मुख्य पहचान उनके 3 जोड़ी यानी 6 पैर हैं। हेक्सापोडा ऑर्डर में आते हैं ये। तो अगर 8 पैर हैं जैसे मकड़ी के, तो वो कीट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट बी कल्चर स्पीशीज, एपिस मेलिफेरा। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी प्रजाति एपिस मेलिफेरा है। इन्हें पालना आसान है। और अगला पॉइंट एक कमर्शियल रिकॉर्ड है। कंट्री हैविंग मोनोपोली इन लैक, इंडिया। लैक के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। हमारे देश के मौसम और होसी पेड़ों की वजह से ये पॉसिबल है। फिर कॉटन फार्मिंग का डेटा है। ऑप्टिमम बीटी कॉटन पॉपुलेशन 10,000 प्लांट्स पर है। बीटी कॉटन की आदर्श आबादी 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर है। सही स्पेसिंग बहुत जरूरी है। वापस 20 पर आते हैं। लार्जेस्ट कल्टिवेटेड हनी बी, एपिस डोर्साटा। सबसे बड़ी पाली जाने वाली मधुमक्खी एपिस डोर्साटा है। इसे रॉक बी भी कहा जाता है। अब रोडेंट्स पर चलते हैं। ब्रोमाडियोलोन 0.005%, सिंगल डोज एंटीकोएगुलेंट्स। ब्रोमाडियोलोन एक सिंगल डोज एंटीकोएगुलेंट है।
देखिए, इसका मतलब है ये चूहों का खून जमने से रोकता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। काफी खतरनाक और प्रभावी दवाई है। अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए, बैक्टीरिया यूज कमर्शियली फॉर इंसेक्ट बैसिलस thuringiensis, जिसे बीटी कहते हैं। कीटों के लिए व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाला बैक्टीरिया बीटी है। ये कीटों का पाचन तंत्र खराब कर देता है। Diseases transmitted by housefly, typhoid, dysentery, cholera, poliomyelitis, anthrax, leprosy. घरेलू मक्खी सिर्फ उड़ती नहीं है, वो टाइफॉइड, पेचिश, हैजा, पोलियो जैसी बीमारियां फैलाती हैं। Safe insecticide for vegetables, malathion. सब्जियों के लिए सुरक्षित कीटनाशक मैलेथियन है, क्योंकि स्प्रे के कुछ दिन बाद ही इसका असर खत्म हो जाता है। Most widely used insect pheromone, female sex pheromone. सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फेरोमोन फीमेल सेक्स फेरोमोन है। इससे मेल इंसेक्ट्स को ट्रैप किया जाता है। Major pest of cucurbits, red pumpkin beetle. कद्दू वर्गीय सब्जियों का मुख्य कीट रेड पम्पकिन बीटल है। अगला moth pest है। DBM pest occurs in cruciferous vegetables. डीबीएम यानी डायमंड बैक मॉथ, क्रूसिफेरस यानी गोभी वर्गीय सब्जियों में सबसे ज्यादा होता है। Bolgard is transgenic cotton. बोलगार्ड ट्रांसजेनिक कॉटन है, मतलब इसमें लैब के अंदर बीटी बैक्टीरिया का जीन डाला गया है। Best fumigant for quarantine, methyl bromide. क्वारंटीन के लिए सबसे अच्छा फ्यूमिगेंट मिथाइल ब्रोमाइड है, जो बाहर से आने वाले सामान को ट्रीट करता है। अब फिजियोलॉजी के उस डीप डाइव पे चलते हैं। मोस्ट इफेक्टिव मॉल्टिंग हार्मोन, इक्डिसोन। सबसे प्रभावी मॉल्टिंग हार्मोन इक्टिसोने है। और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है मॉल्टिंग हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। ये मॉल्टिंग हार्मोन प्रोथोरेसिक ग्रंथियों से निकलता है। अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, मॉल्टिंग और इस ग्रंथि का क्या कनेक्शन है। मॉल्टिंग का मतलब होता है कीटों का अपनी पुरानी कैंचुल उतारना। उनकी स्किन हमारी तरह स्ट्रेच नहीं होती ना। तो जब उन्हें फिजिकली बड़ा होना होता है तब क्या करते हैं वो? तब दिमाग से सिग्नल जनरेट होता है और थोरैक्स में मौजूद ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा, और फिर ये एक्डिसोन रिलीज करती है खून में। बिल्कुल, और ये हार्मोन इंसेक्ट को नई स्किन बनाने का ट्रिगर देता है, जिसे पहनकर वो पुरानी स्किन तोड़कर बाहर आते हैं। अगर एक्डिसोन ना हो तो वो वहीं फंसकर मर जाएंगे। नेचर की फिजिक्स वाकई परफेक्ट है। चलिए, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, यूरिक एसिड। जमीनी कीटों का मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिक एसिड है, ताकि उनका हाइड्रेशन बचा रहे, पानी वेस्ट ना हो। और टेबल 1 का आखिरी पॉइंट, नोसीमा डिजीज कॉज्ड बाय नोसीमा एपिस। नोजीमा बीमारी नोजीमा एपिस के कारण होती है। ये मधुमक्खियों की आंतों की बीमारी है। तो यहाँ हमारी पहली टेबल की रोज पूरी होती हैं। अब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल और पेस्ट मैनेजमेंट के दूसरे टेबल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सभी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के लिए एक बेहद जरूरी सूचना। अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का PDON 2.0 बैच ज्वाइन करना ना भूलें। हाँ, ये बैच प्रिपरेशन को एक सॉलिड स्ट्रक्चर देगा। एकदम नेचुरल लाइव क्लासेस और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। चलिए वापस लेक्चर पर आते हैं। टेबल 2 का पहला पॉइंट, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का उपयोग होता है। ये एक तरह का महक वाला चारा होता है। एफेलिनस माली कंट्रोल्स एप्पल वुली एफिड। एपिलिनस माली सेब के वुली एफिड को रोकती है। ये बायो कंट्रोल का बेहतरीन उदाहरण है। एक और बड़ा नाम, रोडोलिया कार्डिनेलिस कंट्रोल्स कॉटनी कुशन स्केल। रोडोलिया कार्डिनालिस, जो एक लेडी बर्ड बीटल है, वो कॉटनी कुशन स्केल को नियंत्रित करती है। Insects whose infestation starts from field, अंगू मॉस, ग्रेन मॉथ, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पल्स बीटल, स्वीट पोटैटो बीटल। ये वो खतरनाक कीट है जिनका हमला खेत से ही शुरू हो जाता है और स्टोरेज गोडाउन तक चलता रहता है। Pest confined to a particular area, endemic. एक विशेष क्षेत्र तक सीमित कीट को एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक पूरे देश में फैलता है। Bt toxin interferes with insect digestive system. बीटी टॉक्सिन कीट के पाचन तंत्र को स्पेसिफिकली मिडगट को खराब करता है। Bt and NPV act as stomach poison. बीटी और एनपीवी पेट के जहर या स्टमक पॉइजन का काम करते हैं। अरे रुकिए, यहाँ अगला पॉइंट भी इसी से जुड़ा है। Fungi and nematodes, EPN, act as contact poison.
हाँ, फंगी और नीमोटोड्स कॉन्टैक्ट पॉइजन का काम करते हैं, लेकिन स्टमक पॉइजन और कॉन्टैक्ट पॉइजन में असल में क्या फर्क है, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। हाँ, मैं बताती हूँ। देखिए, स्टमक पॉइजन जैसे बीटी है, इसको अपना असर दिखाने के लिए जरूरी है कि कीट इसको चबा के खाए। अच्छा, मतलब जब तक पेट में नहीं जाएगा एक्टिवेट नहीं होगा। एग्जैक्टली, पेट का एनवायरनमेंट इसे एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ कॉन्टैक्ट पॉइजन जैसे फंगी में खाना जरूरी नहीं है। तो फिर असर कैसे होता है बिना खाए? अगर फंगी पत्तों पर है और कीट बस उसके ऊपर से रेंग कर निकल जाए, तो फंगी स्किन से टच होकर ही बॉडी के अंदर घुस जाती है। एक को खाना पड़ता है और दूसरा सिर्फ टच से असर करता है। एकदम बेहतरीन क्लैरिटी। एक इंटरनल अटैक है और दूसरा एक्सटर्नल। आगे चलते हैं। फेस थ्योरी ऑफ लॉकस्ट गिवन बाय ओवारोव 1921। टिड्डियों की फेस थियरी ओवारोव ने दी थी, कैसे अकेली टिड्डी झुंड में बदल जाती है। हेडक्वार्टर्स ऑफ DPQNS, फरीदाबाद, हरियाणा। DPQNS का मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। एपिरिकेनिया मेलानोलुका इज इफेक्टिव अगेंस्ट शुगरकेन पायरेला। गन्ने के पायरेला के खिलाफ एपिरिकेनिया मेलेनोलुका का इस्तेमाल प्रभावी है। लॉ गवर्निंग इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल इन इंडिया, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1914। भारत में कीट नियंत्रण का कानून 1914 में बना था। राइस स्टेम बोरर, नेचर, मोनोफैगस पेस्ट। चावल का स्टेम बोरर एक ही फसल खाने वाला मोनोफैगस कीट है। वेक्टर ऑफ राइस टंगरो डिजीज, ग्रीन लीफ हॉपर। चावल में ट्रुंगरो बीमारी ग्रीन लीफ हॉपर फैलाता है। वेक्टर ऑफ राइस क्रासी स्टंट डिजीज, ब्राउन प्लांट हॉपर या BPH। चावल में ग्रासी स्टंट बीमारी BPH फैलाता है। वेक्टर्स बहुत जरूरी हैं, याद रखना। चैफी ग्रेन्स विद ब्लैक स्पॉट्स कॉज्ड बाय गुंदी बग। काले धब्बों वाले खोखले दाने गुंदी बग के कारण होते हैं। गुंदी बग डैमेजेस राइस एट मिल्की स्टेज। गुंदी बग चावल को दूधिया अवस्था या मिल्की स्टेज में नुकसान पहुंचाता है, सारा रस चूस लेता है। सीरियस पेस्ट ऑफ व्हीट, टर्माइट। गेहूं का गंभीर कीट दीमक है जो सीधे जड़ों पर हमला करती है। व्हीट स्टेम बोरर अटैक्स ड्यूरिंग नाइट। गेहूं का स्टेम बोरर रात में हमला करता है। स्पेसिफिक पेस्ट ऑफ व्हीट नर्सरी, गुझिया वीवल। गेहूं की नर्सरी का विशेष कीट गुझिया वीवल है। टुंडू डिजीज कंट्रोल, हॉट वाटर ट्रीटमेंट एट 50 डिग्री C फॉर 2 आवर्स। टुंडू रोग का नियंत्रण 50 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे गर्म पानी के उपचार से होता है। हॉपर बर्न सिम्टम कॉज्ड बाय BPH। हॉपर बर्न के लक्षण BPH के कारण दिखते हैं, खेत आग लगा हुआ सा दिखता है। वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरल डिजीज, व्हाइट फ्लाई। लीफ कर्ल वायरल बीमारी सफेद मक्खी फैलाती है। अब कॉटन पर ध्यान दीजिएगा। फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वेयर्स इन कॉटन कॉज्ड बाय स्पॉटेड बॉलवर्म। कपास में स्क्वेयर्स का फैलना स्पॉटेड बॉलवर्म के कारण होता है। और आखिरी डेटा, रोजेट फ्लावरिंग इन कॉटन कॉज्ड बाय पिंक बॉलवर्म। कपास में रोजेट फ्लावरिंग पिंक बॉलवर्म के कारण होती है। देखिए, स्टूडेंट्स इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। एक जबरदस्त ट्रिक से इसे क्लियर करते हैं। हाँ बिल्कुल, ट्रिक बताएं। देखिए, स्पॉटेड बॉलवर्म स्क्वायर को डैमेज करके फैला देता है, जिसे फ्लेयरिंग कहते हैं। पर पिंक बॉलवर्म फूल पर अटैक करता है तो फूल खिल नहीं पाता, बंद रह जाता है। और वो जले हुए फूल जैसा लगता है। हाँ, अब पिंक का मतलब गुलाबी होता है। गुलाबी से याद रखिए गुलाब, और गुलाब से रोजेट। तो पिंक बॉलवर्म मतलब गुलाब, मतलब रोजेट फ्लावरिंग। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। पिंक यानी गुलाबी और गुलाब से रोजेट, एकदम फुल प्रूफ ट्रिक। बिल्कुल। तो यहाँ हमारी दोनों टेबल्स की रोज पूरी तरह कवर हो गई हैं। तो चलिए एक रैपिड रिवीजन समरी कर लेते हैं ताकि सब फ्रेश हो जाए। उत्सर्जनंग मैल्फिगिन ट्यूब्यूल्स थे और जमीनी कीटों का वेस्ट यूरिक एसिड है। ग्रोथ के लिए एग्डाइसोन और जुवेनाइल हार्मोन काम आते हैं। वेक्टर्स में ध्यान रखें, BPH ग्रासी स्टंट और ग्रीन लीफ हॉपर टुंगरो फैलाते हैं। गुंडी बग धान को मिल्की स्टेज में मारता है और कॉटन में स्पॉटेड बॉलवर्म स्क्वेयर्स फ्लेयर करता है, जबकि पिंक बॉलवर्म रोजेट फ्लावरिंग लाता है। सब कुछ टिप्स पर होना चाहिए। एकदम परफेक्ट रिवीजन। लेक्चर खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी इस पर विचार करें। जरा सोचिए कि 1914 में अंग्रेजों के समय बना डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट आज भी हमारी खेती में कितना प्रासंगिक है। दुनिया ड्रोन और AI पर आ गई है, लेकिन इनका दबदबा वही है। सही बात है, कानून आज भी उतना ही जरूरी है।
और दूसरी तरफ देखिए कैसे बैसिलस thuringiensis यानी बीटी जैसे एक छोटे से बैक्टीरिया ने पूरी दुनिया के कॉटन और क्रॉप इंडस्ट्री बदल दी। इन कीटों और बैक्टीरिया का इकोसिस्टम दिखने में छोटा जरूर है, पर हमारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पर इनका प्रभाव बेहद विशाल है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो पहला रो है डबल सीड फॉर्मेशन इन कॉटन बोल्स कॉज्ड बाय पिंक बॉलवर्म। हाँ, तो इसका हिंदी में मतलब है कि कपास में जो डबल सीड फॉर्मेशन होता है ना, यानी दोहरे बीज बनने की समस्या। बिल्कुल, वो पिंक बॉलवर्म के कारण होता है। अच्छा, पिंक बॉलवर्म। राइट। जी। अब दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ। लार्ज सर्कुलर बोर होल्स विथ फीकल पेलेट्स ऑन बोल्स, अमेरिकन बॉलवर्म, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसका मतलब है कि कपास के बोल्स पर मल यानी फीकल पैलेट्स के साथ जो बड़े और गोल छेद दिखाई देते हैं वो अमेरिकन बॉलवर्म के कारण होते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। राइट। तो अगला पॉइंट है सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर हनी बी, एंडोसल्फान। यानी मधुमक्खियों के लिए जो सबसे सुरक्षित कीटनाशक है वो एंडोसल्फान है। अच्छा, अब अगली दो लाइनें एक साथ हैं। पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी केप्ट बिलो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ETL। जी। और इसके तुरंत बाद है अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन, ETL। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ETL। तो मतलब अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझना चाहूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ETL फसलों के लिए एक बुखार मापने वाला थर्मामीटर की तरह काम करता है? बिल्कुल थर्मामीटर की तरह। हाँ, मतलब शरीर में थोड़े बहुत बैक्टीरिया तो हमेशा होते हैं, लेकिन हम दवा तभी लेते हैं जब थर्मामीटर एक निश्चित तापमान या बुखार दिखाता है। क्या ETL का लॉजिक भी यही है? अरे वाह, ये थर्मामीटर वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। देखिए, ETL का मतलब ये है कि कीटों की संख्या उस लेवल तक पहुंच गई है जहां अब एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जहां अगर अब कीटनाशक नहीं डाला गया तो आर्थिक नुकसान होगा। अच्छा, इसलिए स्प्रे करने का सबसे सही समय है। बहुत ही लॉजिकल है। तो आगे बढ़ते हैं। रो 6 पेस्ट अटैकिंग ऑल प्लांट पार्ट्स, टर्माइट। यानी दीमक वो कीट है जो पौधे के सभी हिस्सों पर हमला करती है। राइट, दीमक तो कुछ भी नहीं छोड़ती। अगला है व्हाइट ग्रब्स प्रेफर एग लेइंग इन सैंडी लोम सॉइल्स। इसका अर्थ है कि सफेद ग्रब जो होते हैं ना, वो अंडे देने के लिए रेतीली या फिर रेतीली दोमट मिट्टी को चुनते हैं। अच्छा, सैंडी सॉइल। हाँ जी। तो अगला पॉइंट है इंटरनेशनल पेस्ट डेजर्ट लोकस्ट, शिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय कीट रेगिस्तानी टिड्डी को कहा जाता है। ये तो बहुत तबाही मचाते हैं। अगला पॉइंट है रीसेंट बॉलवर्म कंट्रोल मेथड, बीटी ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हाँ, तो इसका मतलब है कि बॉलवर्म को कंट्रोल करने का जो सबसे नया तरीका है वो बीटी ट्रांसजेनिक पौधे हैं। अब जो 10वां रो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर ऑफ एग्स लेड बाय टर्माइट क्वीन, 1 egg per second। जी, एक अंडा प्रति सेकंड। वेट, रियली? एक अंडा हर एक सेकंड में? बिल्कुल। अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो 1 मिनट में 60 और एक दिन में पूरे 86,400 अंडे। मतलब ये कोई जीव है या अंडों की फैक्ट्री? हाँ, ये एक प्रकृति की बहुत ही अद्भुत मशीनरी है। दीमक की रानी का काम ही बस यही है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, प्रकृति और कीटों के ऐसे ही गहरे कंसेप्ट्स को अगर और अच्छे से समझना है ना, और अपनी तैयारी एकदम सॉलिड करनी है, तो विद्यार्थियों को एग्रो एकेडमी पेडॉन 2.0 बैच यानी एग्रो एकेडमी पेडॉन 2.0 बैच से जरूर जुड़ना चाहिए। राइट। वहां इन सब चीजों को बहुत डिटेल में कवर किया जाता है। बिल्कुल। तो वापस PDF पर आते हैं। पॉइंट 11, इंसेक्ट्स आर पोइकेलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड। यानी कीट पोइकेलोथर्मिक होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ठंडे खून वाले। आगे है टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ साइकिल कंप्लीशन, थर्मल कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जीवन चक्र पूरा करने के लिए जितनी कुल ऊष्मा चाहिए होती है उसे थर्मल कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, और अगला बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल कॉल्ड पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल। हाँ, जैविक तरीके से खरपतवार को रोकना पैराबायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। राइट। अब 14वां रो IBC इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, वेस्ट इंडीज, 1927। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1927 में वेस्ट इंडीज में हुई थी। और 15वां NCIPM
नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, न्यू दिल्ली, 1988। ये हमारा नेशनल सेंटर है जो नई दिल्ली में है और 1988 में बना था। ठीक है। अब सोर्स मटेरियल के हिसाब से हम सीधे 19वें रो पर जा रहे हैं। क्रिप्टोबायोसिस, क्वीसेंट स्टेज अंडर एडवर्स क्लाइमेट विद नो विजिबल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हाँ, तो क्रिप्टोबायोसिस का मतलब है कि जब मौसम बहुत खराब होता है तो कीट एक सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम रुक जाती है। अच्छा, तो क्या ये उन साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह है जहां लोग हाइपर स्लीप में चले जाते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। या फिर जैसे हमने किसी वीडियो का पॉज बटन दबा दिया हो? एकदम सही एनालॉजी है। ये कीटों का अपना पॉज बटन है। खराब मौसम में वो अपनी एक्टिविटी लगभग शून्य कर लेते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। क्या बात है। चलिए अगला पॉइंट, लिम्नेटिक जोन, ओपन वाटर जोन अप टू इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन डेप्थ। यानी लिम्नेटिक जोन खुले पानी का वो हिस्सा है जहां तक प्रकाश सही से पहुंच पाता है। फिर है मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ एपिकल्चर, वैक्स मॉथ, गैलेरिया मेलोनेला। मधुमक्खी पालन का जो सबसे खतरनाक कीट है वो वैक्स मॉथ है। वैक्स मॉथ, राइट। और इस टेबल का आखिरी रो, क्यूबिकला पोलन बास्केट फाउंड ऑन टिबिया ऑफ हाइंड लेग्स ऑफ वर्कर हनी बी। यानी वर्कर मधुमक्खी के जो पिछले पैर होते हैं ना, उनके टिबिया पर पराग की टोकरी पाई जाती है। राइट। तो यहाँ हमारी टेबल पूरी होती है जी। तो फटाफट एक बहुत ही तेज समरी ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ETL मतलब कीटनाशक डालने का सही समय। दीमक पौधे के सभी हिस्सों पर हमला करती है और मधुमक्खी के लिए सुरक्षित है एंडोसल्फान। राइट। और आखिर में क्रिप्टोबायोसिस, जो खराब मौसम में कीटों का हाइपर स्लीप मोड है। बहुत बढ़िया। तो अब हम एडवांस्ड एंटोमोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ PDF में ग्रीक शब्दों की बात की गई है। एंटोमॉन का मतलब है इंसेक्ट और लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स। बिल्कुल। और इसी से बनता है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। हाँ, जिसका मतलब है कीटों की संरचना और उनके काम करने के तरीके का अध्ययन। राइट। तो सबसे पहले बात आती है बॉडी वॉल की, जिसे इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं। यहाँ लिखा है इसकी प्रकृति है चिटनस एक्सोस्केलेटन और इसका फंक्शन है फ्रेमवर्क फॉर मसल अटैचमेंट एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस। जी, तो इसका अर्थ ये है कि कीटों का जो बाहरी कंकाल होता है ना, वो काइटिन का बना होता है। अच्छा। और ये मांसपेशियों को जुड़ने के लिए एक ढांचा देता है और साथ ही शरीर से पानी को उड़ने से रोकता है। अब इस इंटेग्यूमेंट की 3 परतें बताई गई हैं। पहली है क्यूटिकल, जो सबसे बाहरी परत है। राइट। दूसरी है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, जो मध्य की सक्रिय परत है। और तीसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो क्यूटिकल वाला डीप डाइव है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो सबसे खास हिस्सा है। इसका जो कंपोजिशन है वो है चिटिन 25 to 60% प्लस प्रोटीन 25 to 40%। और इसकी प्रकृति लिखी है नॉन सेल्युलर, नॉन लिविंग, और ये हाइपोडर्मिस द्वारा सीक्रेट होती है। जी। मतलब ये कितनी अजीब बात है ना कि शरीर का जो सबसे बाहरी कवच है, जो पूरी सुरक्षा दे रहा है, वो असल में निर्जीव है। हाँ, नॉन लिविंग है। और उसे बना कौन रहा है? उसके ठीक नीचे वाली एक जीवित परत, यानी हाइपोडर्मिस। बिल्कुल। ये प्रकृति का बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो परत खुद निर्जीव है, लेकिन उसे एक जीवित कोशिकाएं बना रही हैं। और इसके भी 2 भाग होते हैं, एपिक्यूटिकल जिसमें काइटिन नहीं होता, और प्रोक्यूटिकल जिसमें काइटिन और प्रोटीन दोनों होते हैं। राइट। तो ये जो पूरा बायोलॉजिकल डिजाइन है, ये बहुत ही कमाल का है सच में। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें ना, तो ये सोचने वाली बात है कि प्रकृति ने कीटों को इतना सफल बनाने के लिए जो ये काइटिन और प्रोटीन का हल्का लेकिन इतना मजबूत कवच डिजाइन किया है। राइट। क्या हम इंसान भविष्य में स्पेस सूट या कोई आर्मर बनाने के लिए इस बायोलॉजिकल डिजाइन से प्रेरणा ले सकते हैं? अरे वाह, ये बायोमिमिक्री का एक बहुत शानदार उदाहरण हो सकता है। वाकई ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। इस पे सोचने में बहुत मजा आएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। होप कि आपको मजा आया होगा। डेली इसे रिवाइज करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।